हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट सेकंड वीडियो पे। ये है हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशन क्लास 10th का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का जो पॉइंट है दैट इज द मेथड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो मैथड्स हमें देखने हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ये हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं यार, है ना, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मैं जो कंटेंट है जितना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके इस बुक वगैरह में, तो मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से मतलब आपके सामने उसको रख सकूं। ठीक है, अल्टीमेटली चीजें ये होती हैं कि अगर आपको किताब में समझ में नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि मतलब मेरी हेल्प चाहिए होगी, और मैं उस चीज को इतना आसान तरीके से मॉडिफाइड करके आपके सामने दूं कि मतलब वो आप फिर भूल ना पाओ। ठीक है, तो जब भी मैं कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं तो आप एक काम कर सकते हो कि जो बुक में पेंसिल से आप हिंदी में लिख लो। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में कुछ कीवर्ड्स ऐसे लिख लो, मतलब एक दो सेंटेंस में ऐसे लिख लो कि वो जो पॉइंट्स है वो आप उस एक दो सेंटेंस से उस पूरे पॉइंट को कवर कर सको। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार वीडियो देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, जिससे कि जो टॉपिक है वो आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो मैं समझा रहा हूं उसको पहले सुन लो एक बार, फिर जब दोबारा वीडियो देखना तो उसके बाद उसको पेंसिल से अपनी लैंग्वेज में कहीं कॉर्नर वगैरह में लिखो। ठीक है, तो पहला हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज द साउंड पर्सनल पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि जो पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर कंसर्निंग द कंपनसेशन ट्रांसफर प्रमोशंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब साउंड पर्सनल पॉलिसीज वगैरह क्या बोल रहा है कि जितने भी जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, अगर उनका प्रमोशन या ट्रांसफर वगैरह कुछ भी हो रहा है, या जो कंपनी की जितनी भी जो पॉलिसीज हैं वो उनके नॉलेज में होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी की जो पॉलिसीज भाई साहब उसकी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब आपकी पॉलिसीज में ये है कि हम हर एक साल में हम उसको एक शहर से दूसरे शहर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब अगर यार आप उसको एक शहर से दूसरे शहर अगर आप ट्रांसफर कर दोगे तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा भाई? हर एक चीज पैसा ही नहीं होती ना। अब मान लो कि उस एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं वो किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो इसका मतलब कि वो तो हर साल स्कूल ही चेंज कर रहे होंगे। अब वो खुद भी बेचारा जो एम्प्लॉय वहां पे वो जो वर्क कर रहा है वो अपना जो सेटअप नहीं बना पा रहा है, वो सोशल गैदरिंग नहीं कर पा रहा है, वो अपना जो एक कनेक्शन वगैरह होता है वो नहीं बिल्डअप कर पा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक अनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए कि अगर जो एम्प्लॉय बढ़िया से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, हम उसको प्रमोशंस वगैरह भी देंगे, उसको हम इंसेंटिव्स भी दे देंगे। ठीक है, उसको हम ट्रांसफर भी कर देंगे, तो ट्रांसफर भी एक एक लीगल वे में होना चाहिए भाई। 3-4 साल में, 5 साल में एक बार हो गया तो चलो ठीक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हमारे पास है साउंड पर्सनल पॉलिसीज। ठीक है, कि मतलब ये उनकी कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज या जितनी भी जो कंडीशंस वगैरह है वो हमको मालूम होनी चाहिए। अगर हमें मालूम नहीं है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने मुझे हायर किया तो आप मेरे को बताओगे करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है और जो लेबर क्लास आदमी, देखो भैया यहाँ पे यार कंपनी में जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्री वगैरह में दो ही लोग होते हैं, एक तो हमारे पास मैनेजमेंट होता है और एक हमारे पास लेबर क्लास आदमी होता है। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव की बात की जा रही है, यार बिना मैनेजमेंट के वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, और बिना लेबर क्लास के वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। दोनों ही जरूरी हैं, जैसे एक गाड़ी के लिए दो पहिए जरूरी होते हैं, तो उसी टाइप से हमारे मैनेजमेंट भी जरूरी है और हमारा लेबर क्लास आदमी भी जरूरी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली हमारे पास एक विन विन सिचुएशन हो। ठीक है, कि अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि मेरा जो वर्क है वो हमारा जो वर्कफोर्स है इतना काम कर रहा है, थोड़ा उसको और काम करवाना करवाना चाहिए, तो आप बिल्कुल करवाइए, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में उसको पे करिए। ठीक है, अब जो यूनियन है, जो लेबर क्लास आदमी है, उसको लग रहा है कि उसकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं उसकी बातें माननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस वगैरह होते रहते हैं, जैसे आपने अभी यूट्यूब वगैरह में देखा होगा कि अल्टीमेटली जो टाटा जो एक कंपनी थी, तो वहां के जो एम्प्लॉयज वगैरह थे तो वहां पे बहुत धरने वगैरह बैठ गए थे, जो लेबर क्लास आदमी था। ठीक है, धरने वगैरह बैठ गए थे, तो वो लोग बोनस के बारे में बात कर रहे थे कि भाई हमारा जो है बोनस बनता है इस बार का, तो हमें बोनस देना चाहिए। कंपनी वाले जो कह रहे थे भैया बोनस तो हम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आप लोग का बोनस बनता नहीं है, हम लोग इस बार नहीं दे पाएंगे, अगली बार देखेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो बात है, अब बहुत मसला बढ़ गया, मारपीट हो गई, ये रियलिटी है। ठीक है, तो ये भी अल्टीमेटली देखा गया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये जो बात है धरने वाली, मतलब जो यूनियन कहते हैं, जैसे स्ट्राइक बोलते थे हम लोग इंग्लिश में, तो जो स्ट्राइक की जो बात है वो
रतन टाटा साहब जी के पास पहुंचेगी, अरे सर ऐसी सी बात है, तो उनको मालूम चला, वो सीधे उस जगह पे गए जहां पे वो स्ट्राइक चल रही थी। तो अब वहां पे जब स्ट्राइक चली थी तो रतन टाटा ने कहा कि नहीं भाई, अब लेबर की जो डिमांड है वो जायज है, आप लोग को बोनस देना चाहिए इन लोग को। तो वहां के जो मैनेजमेंट ने कहा कि सर अगर आप बोलेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन इनका जो बोनस है वो बनता नहीं है इस बार का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रतन टाटा जी ने भी 2-4 बार कहा, चूंकि रतन टाटा जी हैं, ठीक है, टाटा जी हैं, तो खैर वो तो पूरा टाटा ही ग्रुप उनका है, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि हमारे भी मैनेजमेंट के कुछ काम वगैरह होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ माले ने कुछ भी कह मतलब हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जब लेबर क्लास आदमी ने ये कहा कि यार ये जो बंदा है, ये जो मालिक है, ये खुद हमारे साथ आकर के बैठा हुआ है, हमारे लिए लड़ रहा है वो, तो हमारे लिए यार इतना ही बहुत है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए बोनस, हम लोग अपनी स्ट्राइक खत्म कर रहे हैं और हम लोग वापस अपने काम पे लौट रहे हैं, ठीक है। आपने एक काम देखा, एक मतलब एक चीज देखी यहाँ पे कि जो रतन टाटा जी जो है, मतलब इतने डाउन टू अर्थ आदमी हैं, इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं एंड इतने हाईली एजुकेटेड पर्सन है कि इनफैक्ट अगर आप जब तक कि अपने लेबर क्लास आदमी से एक क्लोज रिलेशन नहीं रखोगे, जब तक आप उस लेबर क्लास आदमी को यह नहीं एहसास दिलाओगे कि आप यहां पे लेबर नहीं हो, ये कंपनी ही आपकी है, ठीक है, ये एहसास दिलाना चाहिए यार। हर एक कोई जो लेबर क्लास आदमी होता है, अगर कहीं भी आप लोग भी कहीं अगर भविष्य में जॉब करोगे, आपके अगल बगल कोई भैया दीदी वगैरह जॉब कर देंगे, तो भैया होता है ना यार ऑफिस जाना है कल से, ठीक है। तो ऐसा मतलब मुंह बना के बोलते, कोई हैप्पीली नहीं बोलता, ठीक है। तो हैप्पीली कोई कब बोलेगा, जब भैया कोई जब वो चीज ही उसकी होगी, ठीक है। तो ये आपको रिकॉग्नाइज कराना है उस लेबर को भी कि अल्टीमेटली वो जो चीजें हैं वो आपकी ही है, ठीक है, आपसे ही कंपनी है। सिर्फ मैनेजमेंट हो और लेबर ना हो तब भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। और सिर्फ लेबर हो और मैनेजमेंट ना हो डायरेक्शन देने के लिए, तब भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की, हमें आपको एग्जांपल दिया कि जो यूनियंस बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो यूनियंस वगैरह जो बनाते हैं, अब इसका मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली अगर आप कोई अगर आप बात मनवाना चाहते हो मैनेजमेंट से, तो वो एक लीगल बात होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं बात होनी चाहिए कि हम लोग 6 घंटा काम करेंगे, 4 ही घंटा काम करेंगे और 4 घंटे में आप मेरे को पूरा 8 घंटे का पैसा दो करके, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हम लोग ये काम करने, मतलब जो इलीगल काम नहीं है, एक लीगल काम है, तो आप उसके लिए बार्गेनिंग कर सकते हो, आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब अल्टीमेटली ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कि जो लेबर्स, बाकी लेबर्स को नहीं चाहिए, अब कोई एक ही लेबर कह रहा है नहीं भैया मेरे को छुट्टी चाहिए या संडे को भी छुट्टी चाहिए, ठीक है। संडे को छुट्टी तो खैर होती है, लेकिन जो लेबर क्लास आदमी होता है, अगर एक्स्ट्रा ऑफ जो ऑफ वाला जो डे होता है हॉलीडे में, अगर वो भी आता है, तो वहां पे भी उसको लगभग बोनस मिलता है, ठीक है। तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब ये होता है अल्टीमेटली कि जो अगर आप कोई डिमांड है आपकी, तो आपकी सबकी एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि इनमें पर्सन ए कुछ कह रहा है, बी कुछ कह रहा है, सी कुछ कह रहा है, डी कुछ कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट है वो भी यूनियन के साथ एक पार्टिसिपेटिव होना, जैसे वर्ड में ही ना पार्टिसिपेटिव, कि जितनी भी जो लीगल डिमांड्स है उनको लेबर की माननी भी चाहिए। और ये अच्छी बात भी होती है कि अगर आपका जो फैक्ट्री में या जो इंडस्ट्रीज में अगर एक स्ट्रांग यूनियन है, तो आपको ये भी दिखाता है कि हाँ भैया कि अल्टीमेटली आपके पास एक स्ट्रांग मैनेजमेंट भी होना चाहिए, कि जिससे कि हम लोग एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सके, ठीक है। ये चीजें होती है कि अगर आपका जो लेबर क्लास आदमी अगर यूनियन है, अगर कुछ डिमांड कर रहा है, तो मैनेजमेंट उसको फुलफिल भी करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कि अगर मैनेजमेंट भी अगर अपनी कुछ डिमांड्स रखता है, कुछ बातें बोलता है यूनियंस को, तो यूनियन को भी वो चीजें अपने ऊपर माननी चाहिए कि हाँ भैया कभी आपकी तो कभी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे बोल रहा है दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल यूनियंस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि यूनियन शुड अडॉप्ट अ रिस्पॉन्सिबल रादर देन पॉलिटिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यूनियन शुड एक्सेप्ट प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब यूनियन इसलिए तैयार होना चाहिए अल्टीमेटली जो प्राइवेट ओनरशिप्स हैं तो उनके लिए भी रेडी होना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह के हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर आप किसी सरकारी फैक्ट्री में, या जैसे कि मान लो कि टिस्को है उसमें काम कर रहे हो, अगर मान लो कि वहां पे जो प्राइवेट की ओनरशिप अगर ज्यादा हो जाती तो आप वहां पे काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट को फिर ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जितनी सैलरी है, जितनी वेजेस वगैरह मिल रही है, जो उनको सुख सुविधाएं जो मिल रही है, या जितनी भी जो इंश्योरेंस वगैरह चल रहा है उनका, जितना भी चीजें हैं, तो वो उनका कैंसिल भी नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से तो यूनियन अपने उस पर है, ठीक है।
और ये भी है कि अब वो अगर आप उनकी बात मानेंगे तो वो भी आपकी बात मान लेंगे। ठीक है, दिया हुआ ना यहाँ पे क्या बोल रहा है करके कि दे मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कि अगर इंडस्ट्री हमारे अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूनियन रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि उसके वर्कफोर्स में कुछ कमी है, और अगर वर्कफोर्स में कुछ कमी है तो यहाँ पे मैनेजमेंट और जो यूनियंस है उसमें कुछ ना कुछ या टुनफुन है। ठीक है, कुछ ना कुछ खटास तो है, पड़ी हुई है, इसीलिए वहां पे जो लेबर है वहां पे बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए काम करने के लिए। अनटिल अनलेस अगर आप उसको काम ही नहीं दोगे, मतलब आप उसको चैन से काम ही नहीं करने दोगे, तो वो क्यों ही काम करेगा? फिर वो कहीं और काम नहीं देख लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, अब यहाँ पे वेलफेयर के लिए बात की जा रही है कि जितने भी जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनके देखरेख के लिए, या जो उनको जो सैलरी है, वेजेस वगैरह है, जो सैनिटेशन जो फैसिलिटीज वगैरह है, मतलब वॉशरूम वगैरह की, और जो वर्किंग कंडीशन है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये भी देखना चाहिए कि जो अगर लेबर क्लास आदमी है तो वो लेबर है लेकिन वो इंसान भी है। ठीक है, तो अगर इंसान भी है तो इंसान जिस जिस तरीके से आपको साफ सफाई अच्छी लगती है तो उस हिसाब से लेबर को भी साफ सफाई अच्छी लगती है। तो वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। हमें और आपको दोनों को ही शायद एटीएम जाना अच्छा लगता है। क्यों? द रीजन इज दैट कि एटीएम में एसी लगा होता है। बेटा ये स्ट्रैटेजी है बैंक वालों की कि भाई साहब तुम मेरे एटीएम में आओ और पैसा निकालो। क्यों? ठंडी हवा नहीं खानी क्या? ठीक है, तो ये एसी जो होता है ना इसीलिए लगता है कि कम से कम एटलीस्ट आप आओगे, आपको 2 मिनट की ठंडी हवा लगेगी, लेकिन जो ट्रांजेक्शन का जो चार्ज है ना बेटा वो हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं उनको गधा मजदूरी ना करवाते हुए भी हमें उनका वेलफेयर के लिए ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लोगों के लिए वेलफेयर काम करती है, जो वेलफेयर की जो स्कीम्स वगैरह निकालती है, उसी टाइप से हमारा जो यूनियंस है उसके लिए, या जो लेबर क्लास आदमी है उसके लिए भी वेलफेयर के लिए हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्रीवियंस प्रोसीजर। ठीक है, तो ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है कि जितने भी जो प्रॉब्लम्स वगैरह है या जो भी आपको शिकायत है तो उसका भी क्या क्या प्रोसीजर है। तो अल्टीमेटली ये है कि जो भी मैनेजमेंट से जितनी भी प्रॉब्लम, या मैनेजमेंट आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, अगर उस एम्प्लॉय को या यूनियंस को कोई भी दिक्कत है तो वो भी होना चाहिए, उसका भी पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। लीगल चीजें हम लोग पहली बात करते हुए आए हैं। ठीक है, अब आपकी जो दिक्कतें वगैरह वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, उस पर टाइम ना लगे। अब ये भी मत शिकायत लेके मत पहुंच जाना कि मेरी चप्पल चोरी हो गई है, कुछ चोरी हो गया है। ठीक है, मेरा पेन खो गया है, मेरा शर्ट का उसने बटन तोड़ दिया, या वो मेरे जूते लेके भाग गया। ये सारी दिक्कतें नहीं है, लेकिन जितनी भी जो लीगल दिक्कतें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो आपके मैनेजमेंट जरूर दूर करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग के घर में कभी कभी डिस्प्यूट्स होने लगते हैं, या कभी कभी आप लोग के क्लासरूम्स में डिस्प्यूट्स होते हैं कि उसने इसको मार दिया, उसने उसकी शार्पनर ले लिया, कटर ले लिया, एक ही तो होता है। ठीक है, इरेजर ले लिया या स्केल तोड़ दिया, ये जो छोटे छोटे से झगड़े होते हैं। ठीक है, अब यही जो झगड़े वगैरह जो होते हैं यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, फैक्ट्रीज में भी होते हैं। क्यों होते हैं ये? बस यही कुछ दिक्कतें होती हैं। कभी कभी हमारा जो मैनेजमेंट है या जो यूनियन है, इन दोनों के बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सामने वाला समझाना कुछ और चाहता है, आप समझ कुछ और जाते हो, या कुछ ज्यादा ही समझ जाते हो। ये भी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार मैं सूर्यवंशी देख करके आऊंगा और आपको लेबर के बहुत अच्छे फायदे बताऊंगा, ये भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक्सप्लॉइटेशन करता है लेबर्स का। ठीक है, और जो लेबर क्लास आदमी होता है उसको इतना नहीं मालूम होता है, वो तो बस सीधा जानता है या तो यस या तो नो। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं कि उसके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कभी कभी वो समझ नहीं पाता है ये क्या है। ठीक है, तो जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं आपके कब कब हो जाते हैं, देयर मस्ट बी पॉइंट्स दिए हो ना 1 2 3, कि देयर मस्ट बी एक्चुअली अ डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो जाए, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो जाता है, या फिर वर्क्स एंड वर्कर्स के बीच में। ठीक है, वर्कर एंड वर्कर के बीच में। ठीक है, तो किसी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया कि द डिस्प्यूट मस्ट बी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, कुछ कंडीशन धर दी है, टेन्योर धर दिया है कि आप कितने समय तक काम करेंगे, क्या नहीं काम करेंगे, आपको इतना दिहाड़ी मिल रहा था, फिर आपको हम इतना दिहाड़ी दे रहे हैं, या मतलब वेजेस वगैरह, ये चीज। ठीक है,
नेक्स्ट है देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द वर्कमैन मस्ट बी एक्चुअली एम्प्लॉयड। ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं। अच्छा, बहुत बार चीजें डिस्प्यूट्स में कुछ हम लोग करते हैं, जो लेबर क्लास आदमी जो है वो करता भी है। जैसे क्या है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स टेक प्लेस इन सेवरल फॉर्म्स। ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है स्ट्राइक। ठीक है, तो स्ट्राइक का मतलब ही क्या होता है कि भाई साहब जितने भी जो लेबर क्लास आदमी है सब कुछ अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी है, सब कुछ है, लेकिन अब वो लोग काम नहीं कर रहे अपनी इच्छा से। ठीक है, आते तो हैं लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे। ठीक है, वो लोगों ने स्ट्राइक कर दी कि वहां पे एक भी जो लेबर है वो काम नहीं करेगा, जो वर्कमैन है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शायद उसकी जो दिक्कतें वगैरह है वो आपने सॉल्व नहीं की है। ठीक है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आप लोगों ने मूवीज वगैरह सीरियल्स वगैरह में देखा कि जो लेबर होता है वो स्ट्राइक पे चला जाता है। तो स्ट्राइक मतलब क्या होता है कि वहीं पे गेट पे बैठ गया जा करके। ठीक है, ये चीजें। घेराव कर लेते हैं। घेराव है दिया हुआ है कि इट मींस एनसर्कलिंग द एम्प्लॉयर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। द ब्लॉकेड इज मेंट टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो घेराव मतलब क्या होता है भाई साहब, गोल गोल सा। ठीक है, बीच में वो होता है, मालिक होता है या जो मैनेजमेंट का वर्कर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, और उसको उसी अगल बगल घेर लेते हैं, कहीं जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको घेराव बोल देते हैं। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे ये जितने भी जो डिस्प्यूट वगैरह हो रहे हैं इनमें काम अभी फैक्ट्री में नहीं चल रहा है, काम बंद का बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्राइक है, काम बंद है। घेराव कर रहे हैं तो काम छोड़ के नहीं आए हैं, काम ही नहीं चल रहा है फैक्ट्री में, तभी घेराव कर रहे हैं। ठीक है, सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे और काम ही नहीं करेंगे। लेबर का तो नुकसान हो ही रहा है, और प्लस उस मालिक का पूछो जिसका काम बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेबर क्या होता है, लेबर का भैया कोई बात नहीं, उसकी जो दिहाड़ी जा रही है 400-500 रुपया नहीं कमा पा रहा है वो दिन का। ठीक है, लेकिन उसका तो लाखों का नुकसान हो रहा है। तो लेबर से ज्यादा उसको मालिक को अपनी पड़ी हुई है कि यार मेरा सामान नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पिकेटिंग। ठीक है, पिकेटिंग ऑफ द शॉप्स। नेक्स्ट है लॉकआउट। लॉकआउट मतलब क्या होता है, जैसे कि लॉकआउट इज डिफरेंट फ्रॉम द ले ऑफ, विच मीन्स द फेलियर रिफ्यूजल ऑफ इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल पावर और द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये सब चीजें जब नहीं होती तो हमारे पास लॉकआउट, मतलब मान लो कि सामने से पीछे से हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, या कुछ भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी एक्सपायरी जो भी हो सकता है उसको हम लोग बोल सकते हैं लॉकआउट। ठीक है, काम किसी में भी नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ बार बार। अब अच्छा, डिस्प्यूट्स वगैरह तो हो गए, तो अब इन डिस्प्यूट्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास कंसिलिएशन। ठीक है, तो कंसिलिएशन यहाँ पे ये मतलब है कि अब पार्टी ए है और पार्टी बी है, अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह है, अब इनको रिजोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है, अब यहाँ पे एक कंसिलिएटर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंसिलिएशन। तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि भाई साहब पार्टी ए की भी बात सुनता है, पार्टी बी की बात सुनता है। अब यहाँ पे होता है कि अब इन दोनों की बात सुनकर के इन दोनों के ही हिसाब से, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल डिस्कशन। ठीक है, या म्यूचुअल डिसीजन हम लोग बोल सकते हैं कि उसी में ये भी राजी है और उसी में पार्टी बी भी राजी है। ठीक है, तो जब दोनों ही लोग राजी हैं उस डिसीजन पे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग कंसिलिएशन उसको बोलते हैं। लिखा हुआ है ना आपके बुक में, जरा देखिए कि इट कहाँ गया, workers and employees are brought together before a third party with a view to persuade them to arrive at an agreement through the mutual discussion. ठीक है, between them. It involves friendly intervention of a neutral persons or the group of persons to help the parties to settle their disputes पीसफुली। ठीक है, तो आराम से हो जाता है, मतलब ज्यादा कोई तीन झामड़ा नहीं होता है, जिससे अब अल्टीमेटली जैसे कंसिलिएशन है और आर्बिट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये हम लोग कोर्ट वगैरह पे नहीं जाते हैं यार, कोर्ट में वैसे ही इतने लाखों केसेस पेंडिंग है, अब कोर्ट में आएंगे तो हम लोग और इतना हमारा भी एक गिनती में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली अब पता नहीं कितने टाइम में लग जाए। तो हम लोग यहाँ पे एक ये इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, शायद तो किसी के रूम में, किसी कमरे में, होटल में, चाय पीते पीते हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग उसी मिडिल मैन को लेकर के आते हैं जिसके ऊपर हमें विश्वास होता है। ठीक है, कि हाँ यार चलो हमें भी ट्रस्ट है, उसको भी ट्रस्ट है, सामने वाले को, पार्टी और पार्टी भी दोनों को ट्रस्ट है। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास, देखो अच्छा सेकंड से बताया है कि द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट
ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। ठीक है, जो एक ये एक्ट है हमारे पास, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कि भाई साहब आप कोर्ट वगैरह में ना जाइए, किसी एक मिडिल मैन को पकड़ लीजिए और उसी के हिसाब से अगर आप लोग दोनों इसको विश्वास करते हो तो उसका डिसीजन जो है बिल्कुल सर्वोपरि होता है, बिल्कुल कोर्ट के मुताबिक होता है। ठीक है, बिल्कुल कोर्ट के माफिक होता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्बिट्रेशन। ठीक है, अभी तक अब यहाँ पे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो थर्ड पार्टी होती है, तो पार्टी ए की बात सुनती है, पार्टी बी की बात सुनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों की पार्टी की बात सुनने के बाद अब यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर होता है वो अपना डिसीजन देता है। मार्क माय वर्ड्स, वो अपना। ठीक है, ही यूज टू गिव हिज डिसीजन। जो मिडिल मैन होता है वो खुद का डिसीजन दे रहा होता है कि हाँ अब मेरी बात जो है पार्टी तुमको इसको ए को भी मानना है और पार्टी बी को भी मानना है, मानना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, अभी तक ध्यान रखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि जो कंसिलिएशन में था तो वहां पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। ठीक है, एक म्यूचुअल डिसीजन आ रहा था कि भैया अच्छा आपको मंजूर है, हाँ मुझे मंजूर है, आपको मंजूर है, हाँ मुझे मंजूर है, अच्छा दोनों मंजूर है, मजा आ गई। ठीक है, यहां पे लेकिन आर्बिट्रेशन क्या है कि पार्टी ए की बात सुनता है, पार्टी बी की बात सुनता है, लेकिन यहां पे आर्बिट्रेटर खुद का डिसीजन दे रहा है। ठीक है, तो मेरी बात है तुमको भी माननी है और तुम्हें भी माननी है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये बाइंडिंग होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। जो कंसिलिएशन होता है वो आपका बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन होता है, जो उसका जो डिसीजन होता है वो आपके ऊपर बाइंडिंग होता है, दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं ये इनफॉर्मल में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जैसे देखिए, द कंसिलिएटर सिंपली असिस्ट द पार्टीज टू कम टू अ सेटलमेंट वेयर एज एन आर्बिट्रेटर लिसन टू बोथ द पार्टीज एंड गिव हिज जजमेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आर्बिट्रेशन कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि एडवांटेज बोल रहा है कि इट इज इस्टेब्लिश्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स एंड देयरफॉर दे हैव अ ग्रेट फेथ इन इट। ठीक है, अब दोनों को ही फेथ होता है, दोनों को ही ट्रस्ट है। ठीक है, नहीं यार लगता है नहीं यार ये बुरा नहीं करेगा, ठीक है, ट्रस्ट है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसे हम लोग कोर्ट के चक्कर से तो बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं हम लोग के, कुछ नहीं होता है, और डिटेल जो स्पीडी जो जस्टिस होता है वो हमारा जल्दी हो जाता है। कौन नहीं चाहता कि भाई साहब जल्दी हमारा निर्णय निकल आए? कोई चाहता है 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाना? कोई नहीं चाहता। बस ये होता है कि हाँ भाई साहब जो मैं काम कर रहा हूँ वो आराम से हो जाएगा। कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह तो यार आपस में बैठकर सुलझा लेंगे ना यार, चार दीवारी में कमरे में बैठकर सुलझा लेंगे चाय पीते पीते। जरूरी है कोर्ट के चक्कर लगाना? ठीक है, the process is relatively expeditious and results in prompt settlement of the differences. It is informal and flexible in nature. ठीक है, आराम से फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज वगैरह भी होते हैं, ये भी देख लेते हैं कि a judgment can become arbitrary when the arbitrator is incompetent or biased. ठीक है, तो बायस्ड भी ये नहीं कि पार्टी ए को फेवर कर रहा हो पार्टी बी को फेवर नहीं कर रहा हो, तो ये कभी कभी जो इनकॉम्पिटेंट मतलब उसको नहीं भी माना जा सकता है। ठीक है, ये अनफेयर प्रैक्टिस हो जाती है फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो। हो सकता है शायद को कुछ पैसे वैसे दे करके या कुछ फेवरेटिज्म कर करके उस आर्बिट्रेटर को अपनी तरफ हम लोगों ने कर लिया हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, इज इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, डिले ऑफन अकर्स इन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, कभी कभी दिक्कत देर वगैरह भी दिक्कतें होने लगती हैं। टू मच आर्बिट्रेशन इज नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो इतना भी मतलब हर एक किसी काम में खोखटी नहीं करनी चाहिए कि मतलब काम ही रुकने लग जाए बार बार। अच्छा जो आर्बिट्रेशन है ना ये हमारे पास दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है वॉलेंट्री और एक हमारे पास होता है कौन सा होता है रे, कंपलसरी। ठीक है कुछ भी मतलब। तो आर्बिट्रेशन जो एक कंपलसरी होता है और एक वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है आप समझिएगा कि अगर हम लोगों में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हुआ और अगर जो आर्बिट्रेटर है उसने कुछ डिसीजन दिया तो वो जरूरी नहीं कि वो हमारे या पार्टी ए और पार्टी के बी के ऊपर बाइंडिंग है। हम लोग चाहे तो मान भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपलसरी वाला होता है वो हमें मानना ही पड़ता है, बिकॉज वो पे हम लोग क्या होता है कि हम चाहते हैं कि यार हमारे जो जितने भी जो डिस्प्यूट्स वगैरह है वो जल्दी से सॉल्व हो। ठीक है, वॉलंटरी में क्या है, ठीक है चलो नहीं मान रहे, ठीक है, लेकिन कंपलसरी में वो में मानना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजुडिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने किया है, कंसिलिएशन किया है और आर्बिट्रेशन किया है, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है कि हम लोगों ने जो भी दोनों चीजें की है वो हमारे पास एक इनफॉर्मल सेक्टर में था। अब जब हम लोग एडजुडिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्मल सेक्टर में आता है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने लगती है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना कि एडजुडिकेशन इज द अल्टीमेट लीगल रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेशन मीन्स द इंटरवेंशन ऑफ अ लीगल अथॉरिटी, लीगल
लीगल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक अ सेटलमेंट विच इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ठीक है, ध्यान रखना, कीवर्ड्स ध्यान रखिए, इस बार लिखना है पेपर सेमेस्टर 2 में। ठीक है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 प्रोवाइड फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड द नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे जो रिड्रेसल वगैरह है वो जल्दी हो सके, और यहाँ पे इसकी आपको बात माननी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, एंड वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, जस्ट एंजॉय द वीडियो एंड जस्ट हैव अ लुक, एंड कोई दिक्कत वगैरह हो तो आपको तो व्हाट्सएप नंबर मालूम ही है मेरा। ठीक है, आराम से स्क्रीन वगैरह में चल रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया ही होगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।